फ्रांस में ये दंगे कई दिनों से चल रहे हैं। मॉलों को लूटा जा रहा है, स्कूल को वैंडलाइज किया जा रहा है और लाइब्रेरी में आग लगाई जा रही है। 2015 में रिफ्यूजीज को वेलकम किया था और उसके हालात आज फ्रांस को देखने को मिल रहे हैं। पोलैंड में पिछले कई सालों से कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। इसका एक ही रीजन है, जीरो रिफ्यूजीज पॉलिसी। फ्रांस में 250 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं और 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंडिया के भी हालात फ्रांस जैसे हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या रिफ्यूजीज बढ़ते जा रहे हैं। वहां तो 2 लाख थे, हमारे यहाँ तो 2 करोड़ है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि फ्रांस में ये दंगे क्यों हो रहे हैं, इसमें आईएसआई का क्या रोल है और भारत इससे क्या सीख सकता है। ये है नाहिद, 17 साल का एक माइनर लड़का जो फ्रांस की सड़क से गुजर रहा होता है। इसके पास खुद का लाइसेंस नहीं होता है। ये जब गाड़ी से जा रहा होता है तो पुलिस इसे रोकती है, पुलिस के साथ इसकी थोड़ी बहस होती है और उसके बाद ये जाने लगता है। उसके बाद पुलिस इसे रोकती है और उसमें से एक पुलिसकर्मी इसे शूट करता है और उसके बाद ये गोली इसके सर पर लगती है और इसकी मौत हो जाती है। पुलिस से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये हमारी बात नहीं सुन रहा था और वो उसके पैर पे गोली मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये गोली इसके सर पर लग गई। जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि अगर गोली पैर और सर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कि गोली सर पे कैसे लगी। उसके बाद वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इस पुलिसकर्मी को अरेस्ट कर लेता है और वो अभी जेल में और उसके ऊपर प्रॉपर कार्यवाही चल रही है। अब आगे क्या होगा, बिल्कुल इसके ऊपर जो भी उसको सजा मिलनी चाहिए वो तो मिलेगी मिलेगी। जो भी रूल्स कहता है, जो भी रेगुलेशन कहता है, वो उस पुलिसकर्मी को सजा मिलेगी। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात के लिए पूरे फ्रांस को एकदम जलाया जा रहा है। पूरे फ्रांस में जगह जगह मॉल्स को जलाया जा रहा है, तोड़ के लूटा जा रहा है, लाइब्रेरीज को जलाया जा रहा है, स्कूलों को जलाया जा रहा है। अब मैं इसे इतनी सी बात क्यों कह रहा हूँ, जरा सुनिए। इसको इंडिया के एक केस से रिलेट कर सकते हैं, जो अभी साक्षी मर्डर केस हुआ। ऑन मेन रोड साक्षी को चाकू से गोदकर मारा जाता है। सीधी सी बात है, ये भी गलत था और वो भी गलत है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लॉ है, उसे पकड़ा जाता है, अभी उस पर रेगुलेशन चल रहा है। आप जरा सोच के देखिए, क्या यहाँ पर दंगे हुए? नहीं। तो भैया वहां पर इतनी बुरी तरीके से दंगे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इसमें आईएसआई के स्लीपर सेल हैं, रिफ्यूजीज हैं और कई सारे कारण इसके पीछे। अब जरा फ्रांस के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को समझते हैं। फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अराउंड 7 करोड़ है। अब ये 7 करोड़ में से जो वहां के नेटिव लोग हैं, जो वहां के एक्चुअल लोग हैं, वो सिर्फ अब 80 से 85% बचे हैं। पिछले कुछ सालों में फ्रांस ने बहुत सारे रिफ्यूजीज को अपने यहाँ पर लिया, बहुत सारे इमिग्रेंट को अपने यहाँ पर आने दिया है। बहुत ज्यादा खुश होते थे, बहुत ज्यादा दिखाते थे कि वो बहुत ज्यादा लिबरल्स हैं और बाहर के रिफ्यूजीज को अपने यहाँ पर बुला रहे हैं। और आज आप इनका हाल देख ही सकते हैं कि इनका हाल हुआ क्या है। अब ये सिर्फ 80 से 85% है और ये रिफ्यूजीज जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अराउंड 2 करोड़ के आसपास रिफ्यूजीज जो है वो फ्रांस में आ चुके हैं। अब ये जो रिफ्यूजीज हैं, ये जब आते हैं तो ठीक है, लेकिन ये अपने साथ कई सारे ऐसे लोगों को साथ आते हैं, कई सारे इनके साथ आतंकवादी समूह के जो स्लीपर सेल होते हैं वो भी आ जाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ रिफ्यूजीज क्या होते हैं और स्लीपर सेल क्या होता है। जो रिफ्यूजीज होते हैं वो किसी ऐसे देश से आए हुए होते हैं जहां पर वो परेशान होते हैं, जैसे सीरिया हो गया, बगदाद हो गया, यमन हो गया, जहां पर गृह युद्ध जैसे सिचुएशन है और वहां से भागकर वो लोग यहाँ पर आए। वहां पे बहुत ज्यादा कड़े कानून है, चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, ऐसे कानून है। सोचो, वहां से भागकर ये यहाँ आते हैं और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर सरिया की डिमांड करते हैं कि हमें इस्लामिक और सरिया जैसे लॉ चाहिए। इन देशों में जो प्रताड़ित है वो ज्यादातर बच्चे और औरतें होती है, लेकिन जब रिफ्यूजीज की बात होती है तो वहां पर ज्यादातर आदमी जाते हैं, जो कि किसी भी तरीके से समझ में नहीं आता। फ्रांस में रिफ्यूजीज आते हैं और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है, क्योंकि फ्रांस के जो नेटिव्स हैं उनकी फैमिली बहुत ज्यादा छोटी होती है। वो बहुत ज्यादा बच्चा करना प्रेफर भी नहीं करते और कई बार तो लोग शादी भी नहीं करते। लेकिन जो रिफ्यूजीज बाहर से आते हैं वो बहुत तेजी से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ये है आपके सामने यूरोप का मैप और इसके अंदर आप जितने भी रेड डॉट देख रहे हैं ना, ये सारे हैं टेररिस्ट अटैक। जहां जहां पर ये रेड डॉट है वहां वहां पर टेररिस्ट अटैक में। और इसमें आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर अभी तक एक भी रेड डॉट नहीं दिखाई दे रहा है। ये जगह है पोलैंड। पोलैंड में ऐसा क्यों है कि उसमें पिछले कुछ सालों से कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ? क्योंकि पोलैंड अपनाता है जीरो रिफ्यूजीज पॉलिसीज, यानी कि वो एक भी रिफ्यूजी या इमिग्रेंट को अपने यहाँ पर लेकर नहीं आता या फिर आने नहीं देता है। भैया उनका सीधा माने कि अगर आपको हमारे देश में आना है तो पासपोर्ट लो, वीजा लो, भाई आओ, लेकिन रिफ्यूजी को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहीं पूरे यूरोप ने दोनों हाथ खोलकर रिफ्यूजीज को वेलकम किया और आप देख सकते हैं कि पूरे एरिया की हालत क्या है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, पेरिस अटैक को समझते हैं। पेरिस में जो अटैक हुआ था इसमें मेनली रिफ्यूजीज थे। जो पेरिस का अटैक था उसका भी जिम्मेदारी तो ली थी आईएसआई ने, यानी कि इस्लामिक स्टेट ने, लेकिन एक्चुअली में वहां पे हमला किया किसने था? उस हमले में जो लोग शामिल थे वो एक्चुअली में फ्रांस के ही रिफ्यूजीज थे और उन्होंने ही वहां पर हमला किया था। आप
सोच भी नहीं सकते कि रिफ्यूजीज कितने खतरनाक हो सकते हैं। आप अगर इस अटैक को देखेंगे तो रियली ही आपको यहाँ पर कोई इंडियन मुस्लिम दिखाई देगा। मोस्टली जो मुस्लिम्स आपको दिखाई देंगे वो कहां से होंगे, सीरिया से होंगे, अफगानिस्तान से होंगे, यमन से होंगे। इन देशों से ही अटैक हो रहे हैं क्योंकि इन्हीं देशों से रिफ्यूजीज वहां पर जा रहे हैं और उसका धीरे धीरे वहां पे कल्चरल डैमेज कर रहे हैं और वहां के पर अटैक्स करवा रहे हैं। आप खुद सोचो, ये जो भैया आंदोलन चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मॉल्स को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों से मॉल के दरवाजे तोड़ रहे हैं, स्कूलों को तोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी को जला रहे हैं। अब जरा सोच के देखो, देश में कुछ भी हो रहा है लेकिन लाइब्रेरी जलाना, आप सोच सकते हो कितनी नीच हरकत है। और नॉर्मली एक खुद के देश के लोग सरकार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन करें तो कभी भी लाइब्रेरी नहीं जलाएंगे। भैया ऐसे तो इंडिया में अटैकर्स किया करते थे कि जो बाहर से अटैकर आ रहे हैं वो यहाँ पर लाइब्रेरीज को जलाया करते थे। धीरे धीरे ये आंदोलन फ्रांस से निकल के यूरोप के और देशों में भी फैल रहा है। आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में भी क्या हुआ कि कई सारे माइनर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने पथराव करना चालू किया। सोचो, माइनर क्या होते हैं? जो 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं। उन्होंने आगे आए और उन्होंने पथराव करना चालू किया और उसमें से 7 लोगों को अरेस्ट किया। वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी ये दंगे भड़क रहे हैं और वहां पर भी लगभग 100 लोगों को अरेस्ट किया गया है। फेलियर ऑफ फ्रांस प्रेसिडेंट, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट का ये फेलियर ही माना जाएगा क्योंकि पहले तो आप क्या करते हो कि रिफ्यूजीज को अपने यहाँ पर आने देते हो, फिर ये दंगे होते हैं और बाद में स्टेटमेंट जरा सुनोगे कि इमैनुअल मैक्रोन की स्टेटमेंट क्या है। वो कह रहे हैं कि खराब संस्कार के कारण और गेम्स खेलने के कारण और सोशल मीडिया के कारण ये दंगे हो रहे हैं क्योंकि जो परवरिश है बच्चों की वो ऐसी हो रही है कि वो गेम्स में ऐसे लड़ाइयां करते हैं और उसके बाद इसी वजह से वो इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। भैया पूरी दुनिया में बच्चे ऐसे गेम्स खेलते हैं, हाँ कहीं ना कहीं ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इतने बड़े दंगे का जो असर है वो सिर्फ आप एक गेम और सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। ये कहीं ना कहीं उनकी फेलियर है, उनकी प्रेसिडेंसी की फेलियर है। जब उन्हें शुरुआत में पता चला तो उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, प्रॉपर जो पुलिस कर्मी है, जो फोर्स है उसको स्टैब्लिश नहीं किया, जिस कारण इस दंगे को शुरुआत में नहीं रोका गया और अभी तक ये दंगे चल रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एंड ऑफ यूरोप है और इसी तरीके से यूरोप का पावर कम होता जाएगा और यूरोप का एंड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जितने ज्यादा ये आंदोलन भड़केंगे उतने ज्यादा राइट विंग्स पार्टी जो है उनको सपोर्ट मिलेगा और ये राइट विंग पार्टी से वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर यूरोप में फिर से राइट विंग्स पार्टीज आ गई तो आप सोच सकते हो इनके जो आइडियल है वो नाजी, जो जर्मनी के हिटलर है, ये इनके मेन आइडियल है। तो फिर आपको यूरोप में फिर वही पुरानी नाजिज्म देखने को मिलेगा और इतना ब्लड बहेगा क्योंकि अभी आप यूरोप को जैसे देखते हो कि अरे बहुत ज्यादा लिबरल्स हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करते, लेकिन ये वही यूरोप है, ये वही वेस्ट है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इतना ज्यादा ब्लड बहाया है कि आप जितना सोच भी नहीं सकते। तो ये जिस तरीके से वहां पे आंदोलन हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये दोबारा से पुरानी चीजों को उकसाने की कोशिश की जा रही है और ये हमारी ह्यूमन काइंड के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होने वाला है। कहीं ना कहीं यूरोप से भी बुरा हाल इंडिया का हो सकता है क्योंकि इंडिया में भी ये जो रिफ्यूजीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो बांग्लादेशी रिफ्यूजीज है, जो रोहिंग्या मुस्लिम है, वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जरा समझने की जरूरत है कि हमारे जो देश के मुस्लिम्स है वो हमारे अपने हैं, लेकिन ये जो बाहर के देशों से ये आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये कहां से आ रहे हैं, इनका डेटा क्या है, कहीं ये किसी आतंकवादी ग्रुप से तो नहीं जुड़े हुए हैं, कहां से जुड़े हुए हैं, आपके पास कोई डेटा नहीं है। सुनने में बहुत आसान लगता है कि भैया मुस्लिम है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके पास घर नहीं है, लेकिन नहीं, आप बाहर देश के लोगों के लिए अपने देश की जान खतरे में नहीं डाल सकते क्योंकि अगर दंगे हुए तो वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखेगा, उसमें मौत सबकी होगी। अब तक की जो सरकारें भी है उन्होंने मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह यूज किया है और अभी भी वो मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह ही यूज कर रही है। उन्हें कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं, उन्हें वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। आप सोच समझते हैं बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बांग्लादेशी हैं और उनके पास उनका खुद का राशन कार्ड है। आप सोच सकते हो, आप टैक्स भर रहे हो, आपके टैक्स के पैसों से सरकार उन लोगों को राशन दे रही है जो हमारे देश के हैं भी नहीं। वो आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, उन्हें राशन कार्ड बन जा रहा है, पहचान पत्र बन जा रहा है, तुरंत बन रहा है। कैसे? इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूड हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज वो क्या कर रही हैं? बांग्लादेशी को पहचान पत्र बनवा रही हैं, उनका राशन कार्ड बनवा रही हैं ताकि उन्हें वोट मिल सके, उनके वोट परसेंटेज बढ़ सके। भैया इस तरीके से सिर्फ वोट के परसेंटेज बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सी बनाने के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में पावर में बने रहने के लिए आप देश को किस तरीके से खतरे से डाल रहे हो आप सोच भी नहीं सकते। बंगाल में ऐसा हो रहा है। अगर आप चाहें तो एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम बंगाल में होने वाले रिफ्यूजीज की बात करेंगे। और बंगाल कहां? दिल्ली के अंदर। दिल्ली में आप देखेंगे कि दिल्ली के कई सारे इलाकों में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं आकर बस रहे हैं। उनसे पूछा जाता है तो साफ साफ बोलते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं। कई सारे अपने आप को बंगाल का बताते हैं लेकिन वो कहाँ के हैं?
बांग्लादेशी हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट उनके लिए राशन कार्ड बना रही है, पहचान पत्र बना रही है, ताकि उनको एक वोट मिल सके। सिर्फ एक दो वोट के लिए, कुछ सीटों के लिए ये इस तरीके से देश को बर्बाद कर देंगे। देश में अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, तो ये सोच लेना वो ये नहीं देखेगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, बॉम्ब ब्लास्ट में मारे सारे ही जाएंगे। जब ताज होटल पे अटैक हुआ था तो वहां पे सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, वहां पे सब थे और कई सारे लोगों की मौत हुई थी। तो सिर्फ हिंदू देख के या मुस्लिम देख के उनको सपोर्ट करना बंद करो। ये देखो कि भैया वो हमारे देश के लिए ठीक है या नहीं है, हमारे देश की सिक्योरिटी को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे और कड़े कानून लाए जा सकते हैं, ताकि हम बाहर से होने वाले इंटरफेरेंस को रोके जा सके। अगर बाहर से होने वाला इंटरफेरेंस रुकेगा तभी तो जाके हम अपने देश के लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे और देश में तरक्की हो पाएगी। यूसीसी जैसे कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा, जहां पर ये देखना पड़ेगा कि सारे धर्म के लोगों के ऊपर एक कानून लागू हो, क्योंकि वो आपस में एकता से रह सके। यहाँ बात सिर्फ कानून की नहीं है, लोगों के विचारों की है। अगर लोगों पर अलग अलग कानून होगा तो उनके विचार भी अलग अलग रहेंगे। अगर एक कानून होगा तो उनके विचार भी एक रहेंगे और वो अपने आप को जोड़ कर देखेंगे। आप खुद सोचिए, एक घर में आप और हम रह रहे हैं, दोनों पर अलग अलग कानून है, तो क्या हम दोनों कभी दोस्त बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसी तरीके से अगर देश में यूनिटी लेकर आनी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होने जरूरी है। वही दूसरी ओर सीईए और एनआरसी जैसे कई सारी चीजें लेकर आनी पड़ेगी, जिससे हम ये जो इमिग्रेंट है, रिफ्यूजीज को रोक सके। और मेनली है अपने देश के मुस्लिमों को एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि आने वाले लोगों को समझ सके, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत आसानी से इनको डाइवर्ट कर देती है और उनका ध्यान हिंदू और मुस्लिम की ओर चला जाता है और देश की जो नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, उसको ये लोग हटाकर सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी को साइड में रखो, खुद से एजुकेट हो और समझो क्या आपके लिए, देश के लिए जरूरी है और क्या नहीं। इस वीडियो में मैंने जो भी फैक्ट रखे हैं वो कहीं ना कहीं किसी रिपोर्ट में पब्लिश था, मैंने अपनी तरफ से कोई भी बात ऐड ऑन नहीं की है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।